हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एलटी ग्रेड की तैयारी को और आगे ले जाते हुए हम ऑल फॉर लव को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जॉन ड्राइडन का वर्क है। और ये आपकी उन वर्क्स में से एक है जिसमें जॉन ड्राइडन की फेम जो है वो रेस्ट करती है, यानी उनका ये मास्टरपीस है। पिछले सेशन में हमने क्या किया था कि इसके तो इंट्रो को, इसके कैरेक्टर्स को, इसकी समरी को देख लिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भी बात कर ली थी। ठीक है, ये हो गया 2। आज जो सेशन है हम वो उसमें शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड ड्राइडन डेवलप द फॉर्म ऑफ ट्रेजी कॉमेडी? ट्रेजी कॉमेडी के फॉर्म को ड्राइडन ने किस तरह से डेवलप किया, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। ड्राइडन वॉज मोर सक्सेसफुल इन ट्रेजी कॉमेडी देन प्योर कॉमेडी। ये यूनिवर्सल बात है जो सब जानते हैं कि जो ड्राइडन है वो प्योर कॉमेडी के बजाय ट्रेजी कॉमेडी में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और ये बात वो खुद कहते हैं कि मैं नेचुरली फिट नहीं हूँ क्या लिखने में, कॉमेडीज को लिखने में। उन्होंने खुद ये बात कन्फेस की है। ही आर्ग्यूड दैट, वो आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं दैट की ट्रेजिडी नीडेड मूवमेंट्स ऑफ रिलीफ, की ट्रेजिडी में मूवमेंट्स ऑफ रिलीफ भी होना चाहिए। Why should we imagine in the soul of man more heavy than his sins? करें कि हम किसी व्यक्ति की आत्मा को क्यों ज्यादा भारी महसूस करें उसके ब्रेन या उसके सेंस की अपेक्षा। दिस शोज, ये बात दिखाती है कि हिज बिलीफ, उनका जो विश्वास था, द ऑडियंस शुड नॉट बी वेड डाउन, कि ऑडियंस पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए बाय अनब्रोकन सीरियसनेस, एक अनब्रोकन सीरियसनेस या गंभीरता के द्वारा। यानी बीच बीच में उनको कॉमिक रिलीफ देना चाहिए, ये इनका मतलब है। सीधे बस ट्रेजिडी ट्रेजिडी सीरियसनेस से मामला ठीक नहीं रहता। हिज ट्रेजी कॉमेडीज, उनकी जो ट्रेजी कॉमेडीज हैं उसमें विट मिलेगा आपको, ह्यूमर भी मिलेगा और सीरियस थीम्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये अपने उनकी ट्रेजी कॉमेडीज की एक खास बात हो गई है। चलिए, कौन से ट्रेजी कॉमेडीज में क्या यूज किया इन्होंने वो बात करते हैं। इन द राइवल लेडीज, जो कि 1664 का वर्क है। ही यूज्ड राइम्ड वर्स, उन्होंने राइम्ड वर्स का यूज किया फॉर सीरियस सीन्स, सीरियस सीन्स के लिए। प्रोज का यूज किया फॉर लाइटर वंस, हल्के सीन्स के लिए। मतलब जहां पर ज्यादा गंभीरता थी, ज्यादा ट्रेजिक सेंस था, तो वहां पर उन्होंने क्या यूज किया है, वर्स को यूज किया है। जबकि जो लाइटर सीन्स थे ना, वहां पर उन्होंने क्या किया है, प्रोज का यूज किया है। ठीक है, देख लीजिए। जो आपको किसी राइटर की किसी खास चीज पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कि उनकी कॉमेडी की डिस्कस करिए या उनकी ट्रेजिडी में क्या गुण थे वो डिस्कस करिए, तो आपको फिर कुछ वर्क्स का एग्जाम्पल दे करके उसको समझाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको चाहिए रहेगा कि उस वर्क का टाइटल और उसका पब्लिशिंग ईयर, उसमें क्या बताया है वो चीज़। ठीक। शोइंग अ कॉन्शियस ब्लेंडिंग ऑफ फॉर्म्स, ये जो है शोइंग दिखाता है कॉन्शियस ब्लेंडिंग, जानबूझकर की गई ब्लेंडिंग को ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स की। मतलब प्रोज की भी, उस प्रोज भी है उसी में वर्स भी है, तो दोनों की ब्लेंडिंग को, जो कि कॉन्शियस है, यानी पूरे होशो हवास में उनका यूज किया गया है, दोनों का मिला करके, ये मतलब है इसका। नाम याद रखिएगा, राइवल लेडीज, प्रोज एंड वर्स दोनों का यूज उसमें किया है। आगे देखते हैं, सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन, रहस्यमयी प्यार या एक मेडन क्वीन, इसके बारे में बता दीजिए। तो 1667 का वर्क है। फर्दर दिस एक्सपेरिमेंट मिक्सिंग रोमांस विथ विट, इस एक्सपीरियंस को ये आगे बढ़ाता है और ये वर्क को क्या करता है, या इस वर्क में ड्राइडर ने क्या किया है, मिक्सिंग कर दी है रोमांस की, किसके साथ में, विट के साथ में। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3, हिज मोस्ट फेमस ट्रेजी कॉमेडी, और जो उनकी सबसे फेमस ट्रेजी कॉमेडी है द स्पेनिश फ्रियर, जो कि 1680 का वर्क है। बैलेंस्ड कॉमिक सटायर, वो कॉमिक सटायर को बैलेंस करती है अगेंस्ट सीरियस पॉलिटिकल ड्रामा, एक सीरियस पॉलिटिकल ड्रामा के खिलाफ। द फ्रियर जो है कॉमिक फिगर, एक कॉमिक फिगर है। रिमाइंडेड ऑडियंसेस ऑफ चौसर्स कैरेक्टर्स, ये ऑडियंस को चौसर्स के कैरेक्टर्स को याद दिलाता है। येट फिर भी द प्ले ऑल्सो अटैक्ड कैथोलिक इन्फ्लुएंस, उसके बावजूद जो प्ले है ना वो कैथोलिक इन्फ्लुएंस पर अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। पॉइंट नंबर 4 में लेटर वर्क्स, जो उनके बाद के कार्य हैं, जैसे लेफ्ट ट्रायम्फेंट है 1694 का। रिवील्ड, वो रिवील करता है हिज ऑन गोइंग इंटरेस्ट, उनके ऑन गोइंग इंटरेस्ट को इन लव, लव में, एज बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक, जो कि उनकी नज़र में ट्रेजिक भी है और कॉमिक भी है। इकोइंग हिज रिमार्क, उनके रिमार्क को और इको करता है, बढ़ा देता है। दैट, और वो क्या है, व्होएवर कैन नॉट परफॉर्म बोथ सीरियस एंड कॉमिक पार्ट्स
जो प्यार में पढ़ करके सीरियस और कॉमिक पार्ट्स दोनों को ना निभा पाए, बट हाफ अ राइटर ऑफ द स्टेज, वो व्यक्ति जो है हाफ अ राइटर ऑफ द स्टेज, वो स्टेज का सिर्फ हाफ राइटर है। ये आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी जोड़ सकते हैं जो प्यार करता हो कि उसे सीरियस और कॉमिक दोनों पार्ट निभाने होते हैं, या ऐसे व्यक्ति से जो उनको लिखता है। तो ये राइटर के लिए इन्होंने कहा है कि राइटर पूरा राइटर नहीं हो सकता है स्टेज का, अगर वो लव को डील करने में सीरियसनेस और कॉमेडी को दोनों को डील ना कर सके। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। इन द एंड, अंत में, हाउ एवर ड्राइडन रिकंसिडर्ड द मिक्सचर, ऑब्जर्विंग दैट, ये जो इनका मिक्सचर है इसको रिकंसिडर करते हैं, फिर पुनर्विचार करते हैं, ऑब्जर्विंग, और उसमें ये ऑब्जर्व करते हैं दैट की मर्थ एंड ग्रेविटी डिस्ट्रॉय ईच अदर, मर्थ और ग्रेविटी एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, एंड आर नो मोर टू बी अलाउड फॉर डिस, एंड आर नो मोर टू बी अलाउड, और ये अलाउड नहीं किए, क्या है, आर नो मोर अलाउड, कि इन्हें जो है अलाउड नहीं किया जा सकता है फॉर डिसेंट, एक डिसेंसी के लिए, देन अ गे, एक लाफ्टर, गे मतलब खुशी की अपेक्षा, मुस्कान की अपेक्षा, गे विडो लाफिंग इन अ मॉर्निंग हैबिट, के जैसे कोई गे विडो है, खुश रहने वाली विधवा है, वो अपनी मॉर्निंग हैबिट में, यानी जो उसको गम मिला हुआ है ना, उसमें वो हंसती रहती है। उसी तरह से आप जो है इन दोनों का मिश्रण जो है उसको क्या कर सकते हैं, अलाउड नहीं कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। चलिए ये हो गया हमारा, अब आ जाइए कंक्लूजन में। 10 इस प्रकार से ड्राइडन्स ट्रेजिकॉमेडीज रिफ्लेक्ट रेस्टोरेशन स्पिरिट ऑफ सीरियस थीम्स, रिफ्लेक्ट करती हैं रेस्टोरेशन स्पिरिट ऑफ सीरियस थीम्स की रेस्टोरेशन स्पिरिट को, लाइटेंड विथ ह्यूमर, जिसे ये लाइट कर देते हैं ह्यूमर के द्वारा, पॉलिटिकल सटायर के द्वारा, विटी डायलॉग और विटी डायलॉग के द्वारा, दे मार्क, और वो मार्क करती हैं हिज अटेम्प्ट, उनके अटेम्प्ट को, टू डिफेंड इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन, कि वो टू डिफेंड, सुरक्षा करने में इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन, इंग्लिश ड्रामेटिक परंपरा को, अगेंस्ट रिजिड फ्रेंच रूल्स के रिजिड नियमों के खिलाफ, बाय कीपिंग अलाइव रख करके, जीवित रख करके, द नेटिव ब्लेंड ऑफ लाफ्टर एंड सीरियसनेस, ब्लेंड को, किस ब्लेंड को, लाफ्टर एंड सीरियसनेस के। तो उसको फिर से देख लीजिए कि ये क्या करते हैं, नेटिव जो ब्लेंड है ना, इंग्लैंड में पाया जाने वाला मिक्सचर जो है लाफ्टर और सीरियसनेस का, इसको जिंदा रखते हुए ये फ्रेंच के रूल के अगेंस्ट ये डिफेंड करते हैं इंग्लिश ड्रामेटिक ट्रेडिशन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राइडेंस हीरोइक ड्रामा, ड्राइडन के हीरोइक ड्रामा का सिग्निफिकेंस क्या महत्व है, बता दीजिए जरा। चलिए बताते हैं। द मोस्ट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राइडन, करेंगे ड्राइडन का जो सबसे ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है ना टू रेस्टोरेशन थिएटर के लिए, वाज द हीरोइक ड्रामा, वो हीरोइक ड्रामा है। दीज प्लेज, ये जो प्ले थे, वर रिटेन, लिखे जाते थे, राइम्ड कपलेट में, एंड डील्ड विथ लव, इनमें लव भी होता था, ऑनर सम्मान भी होता था, वेलर साहस भी होता था, इन एग्जॉटिक हिस्टोरिकल सेटिंग, एग्जॉटिक किसी विदेशी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सेटिंग में। ड्राइडन ने डिस्क्राइब देम, इन्हें डिस्क्राइब किया है, नेचर रॉट अप टू अ हायर पिच, कि नेचर, प्रकृति जो है रॉट अप, इन्हें लेकर के आई है टू अ हायर पिच, ऊपर होने के लिए, ऊपर रखने के लिए, या ऊपर बनाए रखने के लिए। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ हिज हीरोइक ड्रामा, उनके हीरोइक ड्रामा के फीचर क्या क्या थे। स्पेक्टेबल एंड ग्रैंडियोर, दे, जो उनके ड्रामा होते थे कंबाइन, वो कंबाइन करते थे रोमांस को, मेलोड्रामा को, ओपरा को, अच्छा, दे कंबाइंड विथ फैन फेयर ऑफ ट्रम्पेट्स एंड क्लैश ऑफ आर्म्स, करें कि इनके जो प्लेस होते थे उनमें क्या कॉम्बिनेशन होता था, रोमांस भी होता था, मेलोड्रामा भी होता था, ओपरा भी और स्पेक्टेकल भी। इसको देखो एक और अर्थ में आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये जो हीरोइक ड्रामास लिखे उनके कई टाइप थे, एक रोमांस हो गया, फिर मेलोड्रामा हो गया, ओपरा हो गया, स्पेक्टेकल हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हो कि उनके प्ले में ये सारी चीजें पाई जाती थी। विथ फैन फेयर ऑफ ट्रम्पेट्स एंड क्लैश ऑफ आर्म्स, जिसमें क्लैश ऑफ आर्म्स को दिखाया जाता था, फैन फेयर ऑफ ट्रम्पेट्स और ट्रम्पेट्स के फैन फेयर को भी दिखाया जाता था। देखेंगे नंबर 2 पॉइंट, सुपर ह्यूमन हीरोज कैरेक्टर्स, करेंगे सुपर ह्यूमन हीरोज कैरेक्टर जो है उनके, जैसे अल मंजूर है किसमें, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा में, एम्बॉडी
वो प्रकट करता है इनक्रेडिबल लव, एक अविश्वसनीय प्यार को, एंड इम्पॉसिबल वेलर, और एक अविश्वसनीय अद्वितीय वेलर, बहादुरी को। ये भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। नंबर 3 पॉइंट में आ जाइए, थीम्स ऑफ लव एंड ह्यूमर ऑनर, सॉरी, इनके जो हीरोइक ड्रामा है उसमें हमें लव ऑफ ऑनर की थीम भी देखने को मिलेगी। द कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट, एक लगातार जो संघर्ष चलता है बिटवीन पैशन एंड ड्यूटी वाज सेंट्रल। पैशन, जुनून और ड्यूटी और कर्तव्य के बीच में वाज सेंट्रल, वो उनके जो ड्रामा है ना उनकी सेंट्रल थीम में से है। जैसे आल्फो लव में देख लीजिए, एंटोनी जो है वो फंसा हुआ है कि वो रोमन ड्यूटी को निभाए या फिर क्लियोपेट्रा के प्रति जो उसका पैशन है उसमें रहे। वो तो ज़बरदस्त अलग ही है वो प्ले जो है। नेक्स्ट देखिए, रिटोरिकल ब्रिलियंस, उनके प्लेज में, हीरोइक प्लेज में आपको रिटोरिकल ब्रिलियंस भी देखने को मिलेगा, मतलब जिस तरह के वो डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ज़बरदस्त है वो। द स्पीचेस आर मैग्नीलो क्वेंट, उनकी जो स्पीचेस होती है ना मैग्नीलो क्वेंट होती हैं, बट समटाइम्स बम्बास्टिक, लेकिन कभी कभी बड़ी बम्बास्टिक भी रखती हैं। दिस एक्सेस वाज मॉक्ड इन द रिहर्सल, इसी एक्सेस को इन्होंने रिहर्सल में क्या किया है, मॉक किया है इससे, जो कि 1672 का वर्क है। देखिए पॉइंट भी हैं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पर भी अपन बात कर रहे हैं और पॉइंट के साथ में अपन क्या कर रहे हैं, उसमें हेडिंग भी लिख रहे हैं। तो आप बस दिमाग लगाते जाइए कि आपको कैसे तैयार करके वहाँ किस तरह से अपनी फीलिंग, अपने आंसर को जा करके लिखना है, जिसमें आपकी पूरी फीलिंग दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट प्लेस, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है उनको देख लीजिए। द इंडियन एम्परर 1665 का है। ऑन द कॉन्केस्ट ऑफ मैक्सिको, टायरेनिक लव वेयर द हीरो डिफाइज द गॉड्स, ये इनके बताया गया है कि कब ये इसमें क्या हुआ या कब इनको लिखा गया है। जैसे इंडियन जो एम्परर है वो कॉन्केस्ट ऑफ मैक्सिको के वक्त लिखा गया, और यहाँ पर हीरो जो है डिफाइज गॉड्स, देवताओं का जो है विरोध करता है, किसमें, टायरेनिक लव में। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, जो कि 1669 से 70 में आया था, फेमस फॉर इट्स हीरोइक रिटोरिक, वो अपने हीरोइक रिटोरिक के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब जो 1667 का वर्क है, बेस्ड ऑन द मुगल एम्परर, वो मुगल एम्परर औरंगजेब पर बेस्ड है। हेयर इसमें ड्राइडन ने क्या किया है, डिक्लेयर्ड ही ग्रीव वेरी ऑफ हिज लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस, मतलब जब ये हीरोइक कपलेट लिखे हैं खास करके आल फॉर लव, तो उसमें उन्होंने अपने क्या किया है, राइम को छोड़ दिया और फ्री वर्स में आ गया। तो उन्होंने वहीं पे ये बात कही थी कि ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये ऐलान किया कि ही ग्रीव वियरी, वो थक चुके हैं ऑफ इस लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस, अपनी लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस से, मतलब राइम से थक चुके हैं, इसलिए उसको छोड़ते हैं और शिफ्टेड टुवर्ड ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स की तरफ आ जाते हैं। ब्लैंक वर्स भी यूज करी है, फ्री वर्स भी यूज करी है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, दो यद्यपि हीरोइक ड्रामा वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर रैंट एंड बम्बास्ट, करेंगे हीरोइक ड्रामा को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, इट वाज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज, क्योंकि इट एक्सप्रेस्ड द एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा को, ग्लोरी, वैभव को, गर्व को, रिफाइनमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन कोर्ट, और रिफाइनमेंट ऑफ रेस्टोरेशन कोर्ट को क्या करता है, व्यक्त करता है सिग्निफिकेंटली, बड़े अच्छे से। इट ऑल्सो हेल्प टू ड्राइडन परफेक्ट द हीरोइक कपलेट, इसने हीरोइक कपलेट को परफेक्ट करने में भी ड्राइडन की मदद करी, किसने, हीरोइक ड्रामा ने। जब इन्होंने हीरोइक ड्रामा लिखा है तो उसी में इन्होंने हीरोइक कपलेट को अच्छे से लिखा है। विच बिकेम द मीडियम ऑफ हिज ग्रेट सटायर्स, विच बिकेम, जो हो गए, द मीडियम ऑफ हिज ग्रेट सटायर्स, उनके महान सटायर्स का एक अच्छा सा मीडियम या स्रोत कह लीजिए। आगे देखेंगे, दस इस प्रकार से हीरोइक ड्रामा जो है रिमेन्स, बना रहता है सेंट्रल टू ड्राइडन्स रिपुटेशन, ड्राइडन की रिपुटेशन में सेंट्रल ये भूमिका रखता है। नॉट इंड्योरिंग लाइक शेक्सपियर, करे शेक्सपियर की तरह तो नहीं, बट द ट्रूएस्ट मिरर ऑफ रेस्टोरेशन, आइडियल्स ऑफ विट, स्प्लेंडर एंड रिटोरिकल पैशन, लेकिन ये रेस्टोरेशन जो आदर्श थे विट के, स्प्लेंडर के, रिटोरिकल पैशन के, ये इनके ट्रूएस्ट मिरर को क्या करते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई इज ऑल फॉर लव कंसीडर्ड ड्राइडेंस ड्रामेटिक मास्टरपीस, ऑल फॉर लव को ड्राइडन के ड्रामेटिक मास्टरपीस क्यों माना जाता है, बताइए। चलिए बताते हैं। ऑल फॉर लव, जैसा कि हमने बताया कि ये जो प्ले है ना, ये ड्राइडन के मास्टरपीस, ड्राइडन का मास्टरपीस है, ड्रामेटिक मास्टरपीस है, ठीक है।
तो ऑल फॉर लव जो है 1677 में ये लिखा गया, 70 और 1678 में पब्लिश हुआ। इसका सबटाइटल क्या है भाई? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इज वाइडली रिगार्डेड एज ड्राइडन्स ड्रामेटिक मास्टरपीस। इसे ड्राइडन का मास्टरपीस रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट शोज, ये दिखाता है रेस्ट्रेंट, कंट्रोल को, इमोशनल डेप्थ, भावनाओं की गहराई को, एंड यूनिटी और एकता को। अनलाइक हिज अर्लियर बॉम्बास्टिक हीरोइक प्लेज, एकता शायद यहाँ पर यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन होगा। अनलाइक हिज अर्लियर बॉम्बास्टिक हीरोइक प्लेज, उन हीरोइक प्लेज की अपेक्षा जो उन्होंने पहले लिखे थे। आगे देखेंगे। इट इज एन अडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का एक अडाप्टेशन है, बट लेकिन ड्राइडन इसे रीशेप किया अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल रूल्स ऑफ टाइम। न्यू क्लासिकल रूल्स के टाइम प्लेस एंड एक्शन की यूनिटी को फॉलो करते हुए इन्होंने उसको रीशेप किया। और शेक्सपियर के बारे में अपन जानते हैं कि वो ये यूनिटीज में तो मानते नहीं थे, एक आध प्ले में मुश्किल से इन्होंने जो है इनको फॉलो किया। ही अबंडेंट राइम, उन्होंने राइम को छोड़ दिया था, चूजिंग ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स को चूज किया था, सेइंग, ये कहते हुए कि वेरी ऑफ माई लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस, मैं अपनी लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस से थक चुका हूँ, जो कि कौन है? राइम है। यानी करेंगे मैं अपनी चहेती राइम से थक चुका हूँ, इसलिए मैं अब ब्लैंक वर्स को चुन रहा हूँ। आगे देखेंगे। द प्ले, ये जो प्ले है, फोकस करता है इंटायरली, पूरी तरह से, ऑन द ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, बिटवीन लव एंड ड्यूटी, जो कि प्यार और फर्ज के बीच में है। एंटनी इज पोर्ट्रेड एज अ डॉटिंग लवर, उसे एक डॉटिंग लवर, लव सिक दिखाया गया है। टॉर्न बिटवीन, जो फंसा हुआ है, बिटवीन, बीच में, किसके? रोमन ऑनर और ड्यूटी के बीच में, और हिज पैशन फॉर क्लियोपेट्रा, और क्लियोपेट्रा के लिए अपने जुनून और प्यार के बीच में। क्लियोपेट्रा भी इज ड्रॉन विद सिंपैथी, उसको भी सिंपैथी के साथ दिखाया गया, यानी उसका जो कैरेक्टर है ड्रॉ किया गया है उसमें सिंपैथी दिखेगी आपको। मेकिंग दियर डाउनफॉल, और ये दोनों की जो बात है ना, मेकिंग दियर डाउनफॉल, उनके डाउनफॉल को बनाती हैं इनएविटेबल एंड मूविंग। इनएविटेबल भी कि जिसे टाला नहीं जा सकता, और मूविंग भी जो हमारी भावनाओं को, कैथारसिस हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। कैथारसिस के अपने अपन ने बात करी है आपके लिटरेरी टर्म्स में, तो वहाँ उसको देख सकते हैं जाकर। अच्छा, आगे देखते हैं। अनलाइक हिज हीरोइक ड्रामाज, उनके हीरोइक ड्रामाज कोई अगर बात करें तो उनकी तरह नहीं। वेयर, जहाँ पर रेटोरिक ओवर शेडोड फीलिंग, जहाँ पर रेटोरिक जो डिवाइसेस थी या जो वर्णन था जो एक्सेजरेटेड था, वो फीलिंग्स को ओवर शेडोड छिपा देता है। हेयर, जबकि यहाँ पर ड्राइडन अचीव्ड क्लैरिटी, ड्राइडन को क्लैरिटी मिली, यूनिटी ऑफ प्लेस, वो ये तीनों जो यूनिटी होती है वो भी मिली, एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, और भावनाओं की उत्तेजना भी उनको प्राप्त हुई। यानी इन्होंने हर चीज, क्लैरिटी भी, यूनिटी भी, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन इनको भी जो है बड़े अच्छे से प्रकट किया है आपके प्ले में। द लैंग्वेज इज एलिवेटेड येट कंट्रोल्ड, जो भाषा है वो एलिवेटेड तो है, फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। क्रिटिक्स ने भी ये नोट किया है दैट की द ट्रेजिडी गेन्स पावर, की ट्रेजिडी को जो पावर मिली है, फ्रॉम इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, ऑफ डिजाइन एंड सीरियस टोन, और सीरियस टोन की वजह से। बहुत अच्छे भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। इन द प्रीफेस, और प्रीफेस में ड्राइडन ने ये बात रिजेक्ट करी है कि फ्रेंच इमिटेशन को इन्होंने रिजेक्ट किया है। एंड डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर किया है कि हिज विश टू बी जज्ड, उनकी ये इच्छा है कि उन्हें जज किया जाए बाय लॉज ऑफ हिज ओन कंट्री, उनके खुद के कानूनों के द्वारा। अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो फ्रेंच रूल थे, जो बड़े रिजिड थे, उनको दरकिनार करते हुए इन्होंने अपनी तरह की राइटिंग लिखी है। तो ये वही बात इन्होंने कही कि फ्रेंच इमिटेशन को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता, ना मैं उसे पसंद करता हूँ, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि अगर उन्हें जज भी किया जाए ना तो उनकी खुद की कंट्री के जो नियम, रूल और रेगुलेशन है उनसे। द प्ले रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनल वेरीनेस, ये जो प्ले है उनकी पर्सनल वेरीनेस को दिखाता है, विथ रेंट एंड बम्बास्ट, रेंट और बम्बास्ट के साथ, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो बात बताई गई है। ऑल फॉर लव इंड्योर्स बिकॉज इट कंबाइंस, अच्छा, ऑल फॉर लव जो प्ले है इंड्योर्स, ये अभी तक बना हुआ है या इसमें बने रहने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि इट कंबाइंस, ये कंबाइन करता है शेक्सपियरियन पैशन को
विथ नियो क्लासिकल डिसिप्लिन, नियो क्लासिकल डिसिप्लिन के साथ में, ये लाइन आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। शेक्सपियरियन पैशन विथ नियो क्लासिकल डिसिप्लिन, अच्छी लाइन है, बहुत खूबसूरती बढ़ाएगी आपके आंसर की। इट शोज, ये दिखाता है कि ड्राइडन एट हिज बेस्ट, ड्राइडन को अपने बेस्ट पर, कि सर्वश्रेष्ठ अपनी ऊंचाई पर थे, पीक पर थे जब इन्होंने ये वर्क लिखा है। एज अ ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट के तौर पर, जो कि बैलेंस करते हुए नजर आते हैं विट को, ऑर्डर को, एंड डीप ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, और डीप गहरे ह्यूमन मानव के कन्फ्लिक्ट संघर्ष को। और डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, कॉल डेट, इसे पुकारते हैं द ओनली प्ले इन विच, जिसमें ये इकलौता प्ले है जिसमें ड्राइडन हैज शोन हिमसेल्फ ट्रूली पैथेटिक, जिसमें ड्राइडन ने खुद को ट्रूली सच में पैथेटिक दिखाया है। सही बात है, जॉनसन साहब भी जबरदस्त क्रिटिक थे, इनको पढ़िएगा भी। ऑल फॉर लव स्टैंड्स एज ड्राइडेंस मोस्ट लास्टिंग अचीवमेंट, ऑल फॉर लव जो है वो ड्राइडन के मोस्ट लास्टिंग अचीवमेंट के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। इन ड्रामा, ड्रामा में एडमायर्ड बोथ फॉर, और ये दोनों के लिए एडमायर किया जाता है, इट्स आर्टिस्ट्री, इसकी कला के लिए भी, फॉर इट्स हार्ट फेल्ट एक्सप्लोरेशन, और अपने हार्ट फेल्ट एक्सप्लोरेशन की वजह से, ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, प्यार और बलिदान के। तो ड्राइडन का जो ये जो वर्क है ऑल फॉर लव, वो हमारे सामने इस तरह से मौजूद है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये वैसे ही लास्टिंग अचीवमेंट रखता है, और इसे एडमायर किया जाता है अपनी आर्टिस्ट्री के लिए भी, और हार्ट फेल्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, और दिल को महसूस होने वाले प्यार और बलिदान के एक्सप्लोरेशन को भी हमें याद दिलाता है, हमें महसूस कराता है। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे 3, 4 एंड 5, 3 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। इसकी पीडीएफ आपको लग रहा होगा मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, तो बिल्कुल मिलेगी आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि क्वेश्चन अपन ने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर, अब किसी दिन एक सेशन ले लिया जाए कि जिसमें आपको कैसे, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना रहेगा आपके मेंस के एग्जाम में, ठीक है। उस पर अभी अपन 2-3 सेशन बल्कि लेके आएंगे, कोशिश यही है ताकि आपके लिखने में जो खूबसूरती है वो भी बढ़ जाए और आपके लिखने का फ्लो भी बढ़ जाए। वहाँ पर आप ये सुना सोचें कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करें और इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, कोई क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर पूछ ली है तो उसको कैसे डील करें, अगर किसी पोएम या वर्क की थीम आपसे पूछ ली है तो कैसे डील करें, किसी राइटर को अगर रिप्रेजेंटेटिव दिखाना है आपको किसी एज का, उस पर्टिकुलर एज का जिसका वो है, तो उसको कैसे डील करें, इन सभी पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एलटी ग्रेड की तैयार है, टॉपिक वाइज उनमें वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, तो वो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब जो है प्लेलिस्ट से फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ हमने टीजीटी की भी क्लासेस शुरू कर रखे हैं, तो हमारी कोशिश है कि 2-2 कम से कम वीडियो डेली एलटी के और डेली टीजीटी के आप तक पहुँचे, ठीक है भाई। चलिए, कोई सजेशन हो, किसी तरह की एडवाइस हो, बिल्कुल बताइए, और अगर कोई इश्यू है आपका तो उसको भी बताइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।